गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे सीएमए वाले बच्चे, कैसे हो सब। चलो गुड आफ्टरनून लिखोगे सब कोई ज्वाइन करते ही। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। प्लीज लाइव क्लासेस अटेंड करो भाई। आप लोग बैकअप में करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कॉलेज का प्रॉब्लम है तो ठीक है। जैसे लास्ट 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ कॉलेज के इंटरनल्स हो रहे हैं, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आज भी वही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नेक्स्ट वीक से आप इन स्ट्रीम आ जाओगे, मेरे को यकीन है। ट्राई की जितना हो सके लाइव करो। मज़ा उसी में है जब क्लास के दौरान आप बनाओ सम्स, और अपने को चलना भी एकदम स्लोली स्लोली है, कोई हड़बड़ी नहीं। गुड आफ्टरनून पवन, गुड आफ्टरनून समीत। जल्दी जल्दी सब कोई ज्वाइन करेंगे और गुड आफ्टरनून ज़रूर से ज़रूर लिखोगे। 2 बज गया है और 2 बजे से क्लास स्टार्ट होने की बात है। गुड आफ्टरनून भास्कर। अवीशा गुड आफ्टरनून। एक तो लाइव क्लास होता है एक दिन में, सिर्फ शनिवार 2 होता है। A very very good afternoon everyone. Yes. जरूर पूछो पवन, जरूर पूछो, कोई भी क्वेरी हो पूछ लो। क्या सबने लास्ट क्लास कर लिया? लास्ट क्लास अपने लोग एक सम्स बनाए थे, याद होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बनाए थे, होमवर्क डिस्कस किए थे। आयुषी गुड आफ्टरनून। क्या सब ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? भैया होमवर्क था, देख लेता हूं मैं। लास्ट क्लास सबका हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 16, 18 और 1 ट्राई करने बोला था। क्लासेस डन। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं सब कोई, आओ। एवरीवन क्वेश्चन नंबर 16 में आओ। जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए, रिसेंट में ज्वाइन किए और उनकी कॉस्ट शीट की क्लासेस, बेसिक्स की क्लासेस बची है, पहले वो कंप्लीट कर लो मुन्ना। और मैं आपको टाइम दूंगा कंप्लीशन के लिए, डोंट वरी, आई विल गिव यू 1-2 डेज छुट्टी, जिसमें आप बैकलॉग कंप्लीट कर लो। छोटा छोटा प्यारा प्यारा क्लास होता है मेरा, 2-2 सवाल, 3-3 सवाल करते हैं, काम खत्म। आओ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था।
क्वेश्चन नंबर 14 का RM कंज्यूम्ड का फिगर कंफर्म कीजिए ना। 45,500 परचेजेस का था, RM कंज्यूम 42,900 था, 42,900 था। क्या हुआ, तुम्हारा कुछ और आ रहा है क्या पवन? TOGS दिया हुआ था और रिवर्स वर्किंग कर रहे थे। देखो ध्यान दो, अगर कोई कैलकुलेशन एरर मेरे तरफ से भी हुआ है तो मेरे को टोक देना। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। पवन बोल रहा है शायद उसका अलग आ रहा है, कंफर्म कर दिया मैंने पवन। ये 32 होगा क्या? ओके, ठीक कर लो उसको। आप लोग लाइव करोगे तो ही तो ये मजा है। हाँ, 32,900 होगा। हाँ, तो ये 35,500 हो जाएगा। ठीक बात, वेरी गुड पवन, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। हाँ, तो ठीक करो, क्वेश्चन नंबर 14 को ठीक करो। अपना कैलकुलेशन एरर चल रहा था। 35,500 आएगा परचेजेस का फिगर, रॉ मटेरियल कंज्यूम का 32,900 था। वेरी गुड, खुद से ट्राई करोगे तो ये सब गलती मिलेगा। अच्छा, भास्कर बोल रहा है भैया 15 नंबर में भी कॉस्ट ऑफ सेल्स एक बार देख लीजिए ना। 15 नंबर का कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये है 15 नंबर। इसका कौन सा कॉस्ट ऑफ सेल्स तुम बोल रहे हो भास्कर, मेरे को बता दो। कैलकुलेशन एरर है तो भास्कर तुम भी मेरे को हेल्प कर दो। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ कैलकुलेशन एरर है तो हेल्प कर दो। थर्टी परसेंट वाला ओके, ये फिगर भी ठीक करना है। तो लास्ट क्लास जो लोग कर रहे थे मेरे को बताए नहीं, ये सब फिगर गड़बड़ है। ये फिगर कितना आ रहा है बताओ दो। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ मगरमच्छ। तो यहाँ आएगा 38 लैक्स। अब ठीक है। और सेकंड वाला ठीक था भास्कर, सेकंड वाला ठीक था कैलकुलेशन। भास्कर सेकंड वाला ठीक था क्या? बता दो ना। कई लोग कॉपी करते हैं तो ये गलतियां आपसे होंगी। कैलकुलेटर खुद यूज करो भाई, मैं नहीं करूंगा। तो आपको कैलकुलेशन एरर अगर दिखता है तो आप टोक दिया करो क्लास में, और दूसरा बात खुद से किया करो। देखो ये सब सिली सिली एरर्स आपसे होंगे। ओके, आओ क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं।
एक तो प्रीवियस ईयर और एक करेंट ईयर, दोनों का बना लेते हैं, क्योंकि पिछले साल का भी प्रॉफिट सेम रख के पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 में सिर्फ करंट ईयर का चाहिए, बट पार्ट 2 में क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट काम का है इसीलिए वो चाहिए। ठीक है, ये सम्स मैंने ऑलरेडी समझाया था आपको। लास्ट ईयर ही मेड एंड सोल्ड 10,000, कॉस्ट पर टेबल वॉज 55 करके, कैसे 55 आया आपके पास है। प्राइजेज आर फिक्स्ड बाय एडिंग अ स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ 10% टू द टोटल कॉस्ट अराइव्ड एज अबव। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 60.5 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितना हुआ प्रीवियस ईयर का, एकदम सिंपली आ जा रहा है ये तो। पिछले साल का प्रॉफिट इन अमाउंट कितना है, अमाउंट 55,000 का प्रॉफिट है, ये तो एकदम इजीली आ जा रहा है। पिछले साल का प्रॉफिट कैसे किए भैया, पिछले साल का प्रॉफिट एकदम सिंपल, बोल रहा है कि ये आपका 10,000 करके टेबल बिका, 55 रुपया करके खर्चा 55,000, तो 10,000 इंटू 55 मतलब 5,50,000। इसका 10% आपका प्रॉफिट लेते हैं तो 55,000 का प्रॉफिट आ गया, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आ गया। अब दिस ईयर क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट 40 करके लग रहा है, और अगेन वो वही कर रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10%, किंतु अब सेल्स आर एट द सेम लेवल एज इन द प्रीवियस, यानी सेम ही अभी भी आपका यूनिट्स बिक रहा है 10,000। तो बताओ कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट एकदम सिंपल, कॉस्ट कितना होगा 40 इंटू 10,000, 4 लाख। और प्रॉफिट मैं जितना पिछली साल कमाया था उतना कमाऊंगा, सेम प्रॉफिट, परसेंटेज नहीं अमाउंट में। तो पिछले साल क्योंकि 55,000 प्रॉफिट कमाया था, तो बताओ सेल्स कितना होगा, सेल्स 4,55,000। सेम परसेंटेज नहीं बोला, सेम क्वांटिटी बोला, तो सेम प्रॉफिट 55,000 के हिसाब से सेल्स आ गया 4,55,000, खत्म। इजी पीजी क्वेश्चन, इजी पीजी। 16 हो गया। 18 नंबर आपको होमवर्क दिया गया था, आओ ये पढ़ते हैं। A factory incurred the following expenditure during the year 2015। डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट लेबर दे दिया, और ओवरहेड्स में फिक्स्ड और वेरिएबल दे दिया। 2015 में कुछ ये खर्चे लगे थे, 2016 में कुछ चेंजेस हुए हैं प्रोडक्शन में भी और कॉस्ट में भी। क्या क्या, प्रोडक्शन विल इंक्रीज ड्यू टू रिक्रूटमेंट ऑफ 60% मोर वर्कर्स इन दी फैक्ट्री। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कितना से पता नहीं, बट वर्कर कितना आ गया 60% मोर इन दी फैक्ट्री। ठीक है, but overall efficiency will decrease by 10% on account of the recruitment of new workers। अपने जानते हैं अगर डायरेक्ट लेबर का बात करें तो ये कितना से बढ़ गया, 60% से बढ़ गया, यानी 160% हो गया। बट क्योंकि एफिशिएंसी 10% से गिर गया, याद है न्यू एफिशिएंसी 90% हो गया, तो डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, पीएल के लिए क्या करेंगे, कौन सा पीएल, डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करेंट ईयर, यही तो। अच्छा, करेंट ईयर के हिसाब से अगर काम करे तो क्या होगा, तो भैया पार्ट 1 का आंसर एकदम सिंपल, ये पार्ट 2 का आंसर है। पार्ट 1 में कॉस्ट आया 4 लाख, इस पे 10% का मेरा रिटर्न मैं सोचता हूं तो 40,000, यानी कि कितना आया बताओ, सेल्स कितना आया बताओ, 4,40,000। पार्ट 1 का आंसर 4,40,000 पवन, ठीक है। पार्ट 2 का आंसर 4,55,000।
ठीक है पवन, 4,40,000 और 4,55,000, ठीक है भैया, समझ गए। आओ इधर, क्वेश्चन नंबर 18 का डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट सबको समझ में आया। 7 लाख का डायरेक्ट लेबर 60% से बढ़ जाएगा, बट एफिशिएंसी 10% से गिर गया तो 90% हो गया, यानी 7,160% डिवाइडेड बाई 0.9 कितना हो गया लेबर का खर्चा, 12,44,440। ऐसे करें, $10,000 का लॉस कैसे आएगा? सेल्स तो चेंज हो गया ना, यूनिट सी, आप ये नहीं समझ रहे हो। आपको तो सिंपली बोला ना, ही कैन मेक 15,000, ठीक है, लास्ट ईयर ही मेड एंड सोल्ड इतना, इस साल भी अगर सेम लेवल प्रिपेयर करेगा तो पीएल बनाना है। लॉस कैसे आ सकता है पवन? 10% का मार्जिन ही लेते हैं, तो वो बोल रहा है प्रेडिक्ट करो ना, तो अपना अगर खर्चा 40 रुपया है तो प्रॉफिट 4 रुपया है, और 10,000 यूनिट के हिसाब से काम कर लिए। सेल्स ही निकालना है, पीएल में भी सेल्स निकालना है, पीएल में प्रॉफिट नहीं निकालना है, सेल्स ही निकालना है। तुम सेल्स को कांस्टेंट मान लिया होगा प्रीवियस वाला, वो नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। There will be an increase in 20% in fixed overhead and 60% in variable overheads. ओवरहेड कॉस्ट भी बढ़ गया, इजी पीजी। टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल डिक्रीज बाय 6%, 6% से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिरा दो, यानी 94%। और सारा खर्चा को बढ़ाना है, बढ़ा दो। सेलिंग प्राइस पे 1/10 यानी कॉस्ट पे 19, 4.5 लाख क्या आया तुम्हारा? 4.5, 450 क्या है? ये कैसे कर रहे हो तुम? 4 लाख का कॉस्ट आया, 440 का कहां से आया? पार्ट 1 में डिटरमाइन दी प्रॉफिट एंड लॉस, एकदम सिंपल। बाकी लोग समझ में आया क्या पहले बताओ? 4 लाख का कॉस्ट आया, 40 रुपया करके 10,000 यूनिट, इस पे 1 इजी सवाल था। इसमें तो प्रॉफिट लेना है कितना, बोला 1/10, 10%, तो 40,000 का प्रॉफिट, तो सेल्स हो गया 4,40,000। तुम उसको 4.5 लाख से माइनस क्यों कर रहा है, हमको यही नहीं मालूम। ये सेल्स हो गया। और कब नेक्स्ट पार्ट 2 में बोला कॉस्ट 4 लाख किंतु प्रॉफिट पिछले साल जितना, तो सेल्स कितना होगा? 455। दो अलग अलग क्वेश्चन है। नहीं, ओवरहेड फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि बोला देखो अगले साल भी चेंज हो गया, ये मैंने क्लास में बोला था, सुनना चाहिए था। रिकवरी कर रहे हैं 50% के हिसाब से ही, तो आपको भी वही करना है। फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी अलग तरीके से करना है, पिछले तरीके से नहीं करना है। सम्स ने बोला चेंज करो, इसीलिए चेंज किए पवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बन गया क्या? सिर्फ एक डायरेक्ट लेबर का खर्चा हमको दिखाना था, बाकी तो आप सब खुद निकाल पाए होंगे। असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस, सब कोई आंसर बताओ। मेरे को सबसे आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 का। जो आंसर नहीं करेगा मैं बहुत बुरा मानूंगा। चलो आंसर बताओ सब कोई।
पूरा आंसर बताओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया और कितना आया आपका फाइनल आंसर। मटेरियल आया 28। लेबर का खर्चा में बोला 160% हो गया नया वर्कर, किंतु एफिशिएंसी भी गिर गया 10% से, तो खर्चा हो गया 12,44,400। ओवरहेड में फिक्स्ड ओवरहेड साफ साफ 20% से बढ़ गया, यानी 432, और वेरिएबल ओवरहेड 60% से साफ साफ बढ़ गया। चलो टोटल थ्री 2,04444। कंपनी डिजायर्स 1/9 कर दो इधर, तो 3,5,6,050 कर लो इजी के लिए, या 50 जो भी, ये 94 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 49 भी ले सकते हो, प्लस 3204444, तो हो गया आपका 3,5,6,0,493। करिए सब कोई एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, इजी सवाल। डायरेक्ट लेबर समझ में आया, 60% से ज्यादा वर्कर हो गया तो 60% एक्स्ट्रा, बट एफिशिएंसी ओवरऑल गिर गया, सिर्फ 60% के कारण नहीं, पूरा में 10% से गिर गया। याद है न्यू एफिशिएंसी रेट से डिवाइड करते, जैसे एक सवाल किए थे 4% से एफिशिएंसी गिरा था, तो 96% से डिवाइड किए थे। सबका ये सवाल क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, एवरीबडी रिप्लाई। लास्ट चैट ही केवल पवन किया है, बाकी लोग बताओ। 18 नंबर हो गया। 1 मैंने आपको ट्राई करने दिया था, बट 1 में एक पॉइंट जो आप लोग को समझ में आना था, ट्राई किया आपने? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इनकम स्टेटमेंट दोनों बनाना था, मतलब सेल से हटा के बाकी का पोर्शन दिखाना था। फटाफट बताओ सैंड पेपर कहाँ जाएगा। चलो एक एक करके आप लोग जगह बताते चलो। आओ मेरे साथ साथ करो। भास्कर नॉट अ प्रॉब्लम एंड एवरीवन नॉट अ प्रॉब्लम, मेरे को मालूम है आप नहीं बनाए, कोई बात नहीं, मैं हूं तो। चलो सब कोई जवाब दो, स्टैंड पेपर कहाँ जाएगा? हाँ भैया ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। वेरी गुड, सब कोई ऐसे जवाब देते रहोगे। वेरी गुड भाविका, वेरी गुड अविशा, वेरी गुड पवन। मेरे को चाहिए ये कहाँ जाएगा, कौन सा ओवरहेड भाविका, ये भी बताइए, ये भी बताइए। स्टैंड पेपर फैक्ट्री ओवरहेड में डालने का इच्छा हो रहा है, डाल डाल। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बताओ।
मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या करोगे? मटेरियल के साथ जो भी हैंडलिंग का खर्चा लगा उसका, यानी कि आप जब भी कोई मटेरियल को यूज करते हो तो उसके साथ उसके जो एसोसिएटेड कॉस्ट है कहाँ जाएंगे बताओ? बताओ। भैया ये भी मिसलेनियस खर्चा हो गया मटेरियल से रिलेटेड। वेरी गुड। फैक्ट्री ओवरहेड में फेंक देना। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड भाविका, वेरी गुड अविशा, वेरी गुड पवन। लुब्रिकेंट एंड कूलेंट्स वैसे ही मैंने बताया था, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड। मिसलेनियस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और नीचे कहीं पक्का डायरेक्ट मटेरियल परचेज दिया होगा, ये रहा। क्या आप ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन से मेरे को आरएम कंज्यूम्ड बताएंगे? और बताओ वो कहां जाएगा? प्राइम कॉस्ट में। आरएम कंज्यूम बताओ कितना आया? आरएम कंज्यूम बताओ कितना आया? आरएम कंज्यूम्ड कितना आया? क्या आरएम कंज्यूम 11,25,000 आया आप लोग का भी? ठीक है, वेरी गुड। अब फिनिश गुड्स का कहा एडजस्टमेंट करते हैं? टीओपी के बाद टीओपी निकलेगा जो कि मांगा सेपरेट सपोर्टिंग, यानी सीओपी अलग से निकालोगे और उसके बाद आपको ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करके सीओजीएस मिलेगा। ठीक है, कर देंगे। वेरी गुड एवरीवन। वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट तो ऊपर ही होगा, कर लेंगे। अपने जानते हैं ये किसके किसके बीच में होता है। फिनिश गुड्स का किसके किसके बीच में हो गया? सीओपी और सीओजीएस के बीच में। वर्क इन प्रोग्रेस किसके किसके बीच में होता है भैया? वर्क्स कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट के बीच में। वर्क्स कॉस्ट कौन सा? फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी गुड्स, और ये हो गया वर्क्स कॉस्ट ऑफ ओनली फिनिश गुड्स। ठीक है। प्लांट लीजिंग कॉस्ट कहां जाएगा बताओ? प्लांट लीजिंग कॉस्ट कहां जाएगा बताओ? लीजिंग कॉस्ट, लीजिंग मतलब भाड़ा पे लिए प्लांट। कोई एक मशीन, कुछ भी प्लांट भाड़ा पे लिए, लीज पे लिए, यानी रेंट दे रहे हैं उस प्लांट का, वो कहा जाएगा बताओ? एवरीबॉडी बताओ, प्लांट लीजिंग कॉस्ट कहा जाएगा? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ जाएगा? फायर इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? सारा प्लांट का खर्चा जाएगा। अगेन फैक्ट्री ओवरहेड, अगेन फैक्ट्री ओवरहेड। सेल्स, ये परचेज यूज कर लिए ऊपर। सेल्स रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स दिया है, सेल्स का अमाउंट दिया है। ठीक है, सेल्स का अमाउंट काम आएगा प्रॉफिट निकालने के लिए। मार्केटिंग प्रमोशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कस्टमर सपोर्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर। क्या आप सम्स नहीं कर सकते? आप बोल दो, कर लोगे? थम्स अप दिखाओ अगर कर लोगे तो, थम्स अप दिखा दो अगर सम्स बना लोगे घर पे तो, कर लोगे तो। अब कर लोगे?
क्वेश्चन नंबर 1 क्या घर पे कर लोगे? तो 1 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 भी हो गया, 18 भी हो गया। ओके, आओ कॉपी में, आओ कॉपी में। मैं लास्ट हेडिंग ढूंढ रहा हूं क्या था, क्योंकि आप है मेरे नालायक बच्चे जो नहीं बताओगे मेरे को, है ना? सच बताओ, बताओगे? 6 था क्या? लास्ट हेडिंग क्या था? वेरी गुड। पॉइंट नंबर 7 लिखो, स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट। स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट्स लिखना चालू करो। स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट। नंबर 1, पैकिंग और पैकेजिंग कॉस्ट। पैकिंग और पैकेजिंग कॉस्ट, ध्यान से सुनना। ये में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से नंबर मिलेंगे आपको। ओल्ड कॉस्ट शीट, में क्या ट्रीटमेंट है, न्यू कॉस्ट शीट में क्या ट्रीटमेंट है। बाय द वे भैया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सीएमए स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ओल्ड कॉस्ट शीट है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं। सीए वाले लोग के लिए ज्यादा न्यू इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ओल्ड कॉस्ट शीट। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ओल्ड कॉस्ट शीट, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट अभी भी ओल्ड वाले फॉर्मेट को ज्यादा फोकस करके सवाल करवाता है। बट मैं आपको बिना नया सिखाए आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए नया वाला भी सिखाऊंगा। भैया ऐसा क्या है पुराना नया में? कुछ नहीं, 2-4 आइटम का हेरा फेरी है, सिखा दूंगा, आज ही सिखाऊंगा। बट पहले ओल्ड कॉस्ट शीट और न्यू कॉस्ट शीट। तो भैया ओल्ड का तो हमको बता दीजिए, न्यू का बाद में बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पहले ओल्ड तो सुन लो। पैकिंग और पैकेजिंग कॉस्ट, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लेते हैं आपके साथ आराम से। सपोज कोलगेट करते हो तो अरे कुछ भी ब्रश तो करते हो नालायको, अगर नहीं करते हो तो बहुत बुरी बात है, मम्मी को बोल दूंगा तुम लोग की। सुबह सुबह उठने के बाद ब्रश करते हो तो ब्रश करते हो तो ब्रश जब बेचते हैं कोई या मैन्युफैक्चर जब करते हैं तो क्या वो लोग कोई ट्यूब में डाल के देता है जिसके बिना वो बिक्री नहीं हो सकता। ध्यान से, क्या वर्ड बोला? जिसके बिना वो बिक्री नहीं हो सकता, यानी वो प्रोडक्ट को रखने के लिए या बेचने के लिए वो उतना सा पैकेजिंग करना जरूरी है, उतना सा पैकेजिंग करना जरूरी है। तो उसको क्या बुलाते हैं भैया? उसको बुलाते हैं प्राइमरी पैकिंग। क्या बुलाते हैं? प्राइमरी पैकिंग। वो पैकिंग को करना जरूरी है, एंड इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट, एंड इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बात आपको? हाँ भैया, प्रोडक्ट के साथ साथ का खर्चा है, यानी अगर मैं 200 ग्राम कोलगेट भरता हूं। अच्छा आप कोलगेट छोड़ो, ये तो जानते हो, अरे कोल्ड ड्रिंक का बात कर रहा हूं बेवकूफो। कोल्ड ड्रिंक भी कांच के बोतल, प्लास्टिक के बोतल, कैन, सब में प्रिजर्व करके बेचे जाते हैं।
क्या ऐसा है क्या नल खोल देंगे और लेते रहना, जितना पीना पी लो? या 200 ml 500 ml कोई स्टोरेज में देते होंगे वाटर बॉटल। अब आप सही जगह जा रहे हैं, वाइन, वोडका, विस्की, हाँ आप सही जगह जा रहे हैं। सबका बॉटल होना जरूरी है, उसके बिना आप क्या ऐसे थोड़ी है कि चिन्ना मीठा है भैया देते रहिए पी लेंगे, मजाक मजाक है क्या? यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। क्या क्या पैकेजिंग होता है भैया? 2 टाइप का पैकेजिंग होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी पैकिंग या पैकेजिंग और दूसरा हो गया सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग का मतलब समझ में आया? जो जरूरी है उसके बिना वो बिक नहीं सकता, बन नहीं सकता, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। बट उसके बावजूद देखो, एक कोलगेट का ट्यूब के बाद एक और ट्यूब ऊपर से मार्केटिंग के लिए चढ़ाया जाता है, डब्बा जिसमें कोलगेट का ट्यूब रहता है, वो दरकार नहीं है। वो बस फड़का है जिससे वो और सुंदर लगे, मार्केटेबल बने, यानी सेल कर सके। उस पैकेजिंग को बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे दारू का भी बोतल आता है तो उसके ऊपर एक और कागज का या प्लास्टिक का पैकेट रहता है जिससे वो और प्रेजेंटेबल लगे। यानी यदि फड़का के लिए कर रहे हैं, यानी प्रेजेंटेबल मार्केटेबल करने के लिए कोई पैकेजिंग कर रहे हैं, तो उसको सेकेंडरी पैकिंग बुलाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट है उसको क्या बुलाते हैं बताइए? प्राइमरी पैकिंग। अच्छा मजा आ रहा है, हाँ हंसी आ रहा है तुम्हें। प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग लाइव क्लास में होते ना तो आंख से पकड़ लेते कौन पी के आया है क्लास में। भैया हम लोग पीते नहीं है, आपको क्या लगता है? अरे बाबू मैं नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक का ही बात कर रहा हूँ, दूध का बात कर रहा हूँ। आप लोग अभी दूध ही पियो, दारू पियोगे? हाँ हाँ। प्राइमरी पैकिंग बताओ और सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग तो भैया समझ में आ गया, कहां जाएगा बताओ? सेकेंडरी पैकिंग फड़का के लिए, मार्केटेबल के लिए, ये जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। बट प्राइमरी पैकिंग जरूरी है और करना पड़ता है अपने को। तो अगर वो इन हाउस बन रहा है ना, इन हाउस मतलब मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं उसका भी, मैं ट्यूब भी साथ साथ में बना रहा हूं ताकि कोलगेट बेच सकूं। तो अगर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस पैकिंग का, तो वो डायरेक्ट मटेरियल में जाता है ओल्ड कॉस्ट शीट में। और अगर मैं आउटसोर्स कर रहा हूं, बाहर से मंगवा रहा हूं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूं, एक आदमी को बोल दिया तुम बना के हमको देते रहे, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये ओल्ड कॉस्ट शीट बोला। न्यू कॉस्ट शीट में बस हल्का सा चेंज है, बोला सेकेंडरी पैकिंग अभी भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। प्राइमरी पैकिंग सीओपी का पार्ट बनेगा, यानी कि किसके नीचे आएगा? वर्क्स कॉस्ट के नीचे आएगा। ऐसा क्यों? थोड़े देर में बताता हूं। यानी सिर्फ ये वाला पार्ट समझना है। क्या बाकी सबको समझ में आ गया? लिख लेंगे इस चार्ट को, सबको इस चार्ट को कॉपी करोगे कि पैकिंग कॉस्ट कैसे कैसे कहां आता है। प्राइमरी पैकिंग सीओपी का पार्ट क्यों बन रहा है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं बन रहा है, मैं बताऊंगा। बट अभी तक समझ में आया ओल्ड कॉस्ट शीट? और उतार लिए हो चार्ट उतार लोगे ये वाला प्लीज। तो स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट में पैकिंग कॉस्ट का क्या होता है समझ में आ गया।